एविडेंस एक्ट के तहत अर्थात भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत आप लोगों को सेक्शन 21 तक पढ़ाया गया था। अब आपका सेक्शन 22 देखना है, यानी कि धारा 22। धारा 22 से भी आपका क्वेश्चन बनता है। सेक्शन 22 से केवल और केवल प्री में क्वेश्चन बनता है। आइए क्या क्वेश्चन बनता है प्री में वह देखा जाए। सेक्शन 22 ये बताती है कि दस्तावेजों की अंतर्वस्तु, दस्तावेजों की जो अंतर्वस्तु है, अंतर्वस्तु का मतलब इबारत का मतलब ये हुआ कि जो बातें दस्तावेज के अंदर लिखी गई, अगर उस बारे में कोई व्यक्ति एडमिशन करता है, स्वीकृति करता है, तो कब मौखिक अगर स्वीकृति करता है तो कब वह मौखिक स्वीकृति एविडेंस में प्रस्तुत की जा सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि दस्तावेजों की अंतर्वस्तु से संबंधित जो ओरल एडमिशन है, मौखिक स्वीकृतियां हैं या ओरल एडमिशन है, ये कब रेलेवेंट होगी, कब सुसंगत होगी। तो आपका जवाब रहेगा कि दस्तावेजों से संबंधित ओरल एडमिशन या मौखिक स्वीकृतियां दो दशाओं में रेलेवेंट होगी। दो दशाएं जरूर याद रखिए। पहली कंडीशन आपकी है, अगर दस्तावेज का असली होना प्रश्नगत हो, यानी कि दस्तावेज का असली होना प्रश्नगत हो। प्रश्नगत का मतलब ये हुआ कि विवाद इस विषय को लेकर है कि क्या ये दस्तावेज असली है कि नकली। तो ऐसी दशा में दस्तावेज के अंतर्वस्तु के बारे में जो मौखिक स्वीकृतियां हैं वे रेलेवेंट होंगी, साक्ष्य में पेश की जा सकेंगी। दूसरा ये है कि जब उस दस्तावेज का सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकता हो। इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी दस्तावेज का द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकता हो, तब उस दस्तावेज के बारे में अगर मौखिक स्वीकृति की गई है तो वह साक्ष्य में रेलेवेंट हो। तो यहाँ दो कंडीशन आपको याद रखना है कि दस्तावेजों की इबारत या अंतर्वस्तु के बारे में ओरल जो एडमिशन होगा कब साक्ष्य में पेश किया जा सकेगा। तो जब उस दस्तावेज का असली होना प्रश्नगत हो, और द्वितीय जब उस दस्तावेज का सेकेंडरी एविडेंस अर्थात द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकता। इस प्रकार धारा 22 भी समाप्त हो गई। अब आइए धारा 22A। जहाँ तक धारा 22A की बात है, आपका पहला क्वेश्चन ये बनता है कि सेक्शन 22A कब जोड़ी गई। तो आपका जवाब रहेगा यह धारा सन 2000 में जोड़ी गई। दूसरा क्वेश्चन किस कानून द्वारा जोड़ी गई। तो यह धारा IT एक्ट द्वारा जोड़ी गई, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट अर्थात सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 द्वारा यह धारा जोड़ी गई। फिर अगला क्वेश्चन बना है कि सन 2000 का संशोधन कब से लागू किया गया। तो 17 अक्टूबर सन 2000 को इस संशोधन को लागू किया गया, यानी कि 17 अक्टूबर सन 2000 को
ये संशोधन लागू किया गया। ये पिछली बार के यूपी एपीओ में क्वेश्चन आ चुका है। तो अब आइए 22A कहती क्या है। 22A ये बताती है कि जो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो है या जो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख हैं, उस इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के बारे में जो ओरल एडमिशन है, मौखिक स्वीकृतियां हैं, वह स्वीकृतियां कब रेलेवेंट हो। तो बस एक लाइन याद रखना है, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के रूप में मौखिक रूप से की गई स्वीकृति तब सुसंगत होगी जब इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का असली होना प्रश्नगत हो। यानी कि ये प्रश्नगत हो, ये विवाद उत्पन्न हो गया हो कि यह इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख असली है कि नकली। तब ऐसी दशा में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के बारे में की गई मौखिक स्वीकृति या ओरल आपका जो एडमिशन है उसे साक्ष्य में प्रस्तुत किया जा सकता है। आइए सेक्शन 22A भी समाप्त हो गया। अब आइए 23। आइए धारा 23 देखा जाए। सेक्शन 23 इस पर काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले इसके बारे में सामान्य बातें देखी जाए। जहाँ तक धारा 23 की बात है, जब भी धारा 23 पढ़िएगा इसी के साथ सेक्शन 52 पढ़ना है, इसी के साथ 55 पढ़ना है, इसी के साथ 117 पढ़ना है, इसी के साथ 115, 116 और धारा 117 पढ़ना है। धारा 23 में आगे जो आपको पढ़ना है वह ये पढ़ना है कि कौन सी धारा आपका कह सकते हैं कि विरोधी या आपका विपरीत प्रभाव डाले बिना स्वीकृति की बात करती है। तो सबसे पहले एक आपका कंसेप्ट बनाया जाए और उस कंसेप्ट के आधार पर सेक्शन 23 को आगे आपका बढ़ाया जाए। अर्थात सबसे पहले धारा 23 का कंसेप्ट क्लियर करना है। आइए देखा जाए, आपका कंसेप्ट बनाइए। सामान्यतः साक्ष्य अधिनियम सिविल और क्रिमिनल मामलों में समान रूप से लागू होता है। अर्थात साक्ष्य अधिनियम सिविल और क्रिमिनल दोनों मामलों में इक्वल रूप से लागू होता है, लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। साक्ष्य अधिनियम की कुछ धाराएं केवल सिविल मामलों में लागू होती हैं, जबकि कुछ धाराएं केवल क्रिमिनल मामलों में। तो केवल सिविल मामलों में साक्ष्य अधिनियम की कौन कौन सी धाराएं लागू होती हैं, उन धाराओं को एक जगह एकत्र कर लीजिएगा। वे धाराएं हैं सेक्शन 23, सेक्शन 52, सेक्शन 55, सेक्शन 115, 116 और 117। यानी कि ये 6 धाराएं केवल और केवल सिविल मामलों में लागू होंगी। धारा 23 पर जो दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है वह यह बनता है कि कौन सी धारा विपरीत प्रभाव डाले बिना स्वीकृति की बात करती है। विरोधी
प्रभाव डाले बिना स्वीकृति की बात करती है, या आपका असंगत प्रभाव या उल्टा प्रभाव डाले बिना एडमिशन की बात करती है। तो धारा 23 आपका विपरीत प्रभाव डाले बिना एडमिशन की बात करती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई एडमिशन, अगर कोई स्वीकृति धारा 23 के तहत आ जाता है तो उसे एविडेंस के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाए। तीसरा धारा 23 पर आपका देखना है कि कौन सी धारा सुलह समझौते को प्रश्रय देती है। तो समझौते को, सुलह को, माध्यस्थम को प्रश्रय देने का काम धारा 23 करती है। धारा 23 की अगली विशेषता है कि यह धारा केवल और केवल सिविल मैटर में, अर्थात केवल सिविल मामलों में लागू होती है। ये भी अच्छे से तैयार रखना। अगला जो धारा 23 की सामान्य बात है कि धारा 23 में हेडिंग या मार्जिनल नोट कुछ और कहा गया है और आपका अंदर और बातें यानी कि विपरीत बातें लिखी गई। अर्थात जिस प्रकार रंगा सियार होता है, ऊपर से वह रंगा रहता है, अतः पहचान में नहीं आता, लेकिन जब अंदर जाया जाता है, रंग जब छोड़ देता है तो ये पता लग जाता है कि वास्तव में ये सियार ही है। उसी प्रकार सेक्शन 23 है, ऊपर कुछ और लिखा रहेगा और अंदर पढ़ेंगे तो कुछ और लिखा रहेगा। आइए धारा 23 का बेयर एक्ट की भाषा देखा जाए। सेक्शन 23 में ये बताया गया है कि सिविल मामलों में स्वीकृतियां कब सुसंगत होती हैं। यानी कि धारा 23 आपका ये बताती है कि सिविल मामलों में जो एडमिशन होते हैं, जो स्वीकृतियां होती हैं, वह कब सुसंगत होगी, कब रेलेवेंट होगी। अब ये हेडिंग है, हेडिंग के बाद आपका विपरीत बात कही गई है। यानी कि हेडिंग के बाद जो बातें सेक्शन 23 में बताई गई हैं वह विपरीत बातें बताई गई हैं। देखिए बेरेट क्या कहता है, सिविल मामलों में कोई भी स्वीकृति सुसंगत नहीं है। अर्थात हेडिंग दिया कि कब सुसंगत होगी और नीचे लिख रहा है कि सिविल मामलों में किया गया एडमिशन कब रेलेवेंट नहीं होगा। तो सिविल मामलों में की गई स्वीकृति कब सुसंगत नहीं होगी। तो बेयर एक्ट यह बताता है यदि वह या तो इस अभिव्यक्त शर्त पर की गई हो कि उसका साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। यानी कि पक्षकार ने एडमिशन तो किया है, स्वीकृति तो किया है, लेकिन इस कंडीशन पर किया है, एक्सप्रेस या अभिव्यक्त कंडीशन पर, कि हम स्वीकृति तो कर रहे हैं लेकिन इसका साक्ष्य में प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो वह स्वीकृति भले ही स्वीकृति हो लेकिन उसका एविडेंस में प्रयोग नहीं किया जाएगा। दूसरा पॉइंट ये है या ऐसी कंडीशन में की गई हो, ऐसी परिस्थितियों में दी गई हो जिससे न्यायालय यह अनुमान कर सके। यानी कि दूसरा खंड है न्यायालय यह अनुमान निकाल सके
तो किस बात का अनुमान न्यायालय निकाल सके कि पक्षकार इस बात पर परस्पर सहमत थे, यानी कि पक्षकार इस बात पर परस्पर आपस में रजामंद थे, सहमत थे, यानी कि सहमत थे। किस बात पर सहमत थे कि पक्षकार इस बात पर सहमत थे कि उसका साक्ष्य नहीं दिया जाना चाहिए, यानी कि उसको साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए। इसी को आपका समझना है अच्छे से, यानी कि जो पॉइंट आपको लिखवाए गए हैं इसी को अच्छे से देखना है। फिर एक बार देखिए, धारा 23 केवल सिविल मामलों में लागू हो। सिविल मामलों में 2 कंडीशन ऐसी धारा 23 में बताई गई है जहाँ की एडमिशन को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। पहली कंडीशन है कि अगर ऐसा एडमिशन इस एक्सप्रेस कंडीशन पर किया गया हो, अर्थात इस अभिव्यक्त शर्त पर किया गया हो कि उसका साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। ये नियम इसलिए बनाया गया कि पक्षकार सुलह समझौते के लिए अपनी बातों को खुलकर कह सकें और ये उनको भय न रहे कि हमारे स्टेटमेंट को, हमारे कथन को हमारे ही विपरीत साक्ष्य में प्रयोग किया जा सकेगा। एक उदाहरण देखिए, इसमें एक आपका उदाहरण देखिए, उदाहरण भी अच्छा देखिए। इस पर हम एक इलस्ट्रेशन बताते हैं। ए ने बी को 5,000 रुपया उधार दिया था और ए बी को एक लेटर लिखता है कि चलो 5,000 न देकर तुम 3,000 ही दे दो, मैं इसे एक्सेप्ट कर लूँगा, स्वीकार कर लूँगा। ऐसी यानी कि ए अपना 2,000 जो रकम है ये छोड़ना चाहता है, लेकिन ए ने एक शर्त लगाई है कि हम 2,000 छोड़ने का वादा तो करते हैं, लेकिन इसे मेरे खिलाफ एडमिशन के रूप में न माना जाए। इसका मतलब ये हुआ कि इस उदाहरण को फिर से एक बार देखिए। ए ने बी को 5,000 उधार रुपया दिया था। ए बी को एक लेटर लिखता है कि हे बी, तुम 3,000 ही दे दो हमें, 2,000 मैं नहीं लूँगा। लेकिन उसी में ये लिखता है कि ये जो मैं 2,000 छोड़ रहा हूँ इसे एडमिशन या स्वीकृति न माना जाए। अब ऐसी दशा में अगर इसे स्वीकृति मान लिया जाता तो इसका क्या प्रभाव पड़ता, ये भी समझना है। इसे अगर साक्ष्य में प्रयोग किया जाता तो एक कभी भी लेटर नहीं लिखता कि मैं 2,000 छोड़ दूंगा, क्योंकि लेटर अगर लिख देता तो भी तुरंत उस लेटर को न्यायालय में पेश करता और ये कहता कि हजूर देखिए, ए ने तो 3,000 की ही मांग की है और 2,000 तो ए ने छोड़ ही दिया है, अतः इसे साक्ष्य के रूप में कि ए ने 2,000 छोड़ा है ये प्रयोग नहीं किया जाएगा। दूसरा आइए, यदि न्यायालय को यह लगता है कि दोनों पक्षकार इस बात पर रजामंद हो गए थे कि ये जो स्वीकृतियां होंगी इन्हें हम लोग एविडेंस के रूप में प्रस्तुत नहीं करेंगे, तो वह स्वीकृति भी आपका रेलेवेंट नहीं होगी,
अर्थात सुसंगत नहीं हो। यानी कि 2 कंडीशन धारा 23 याद रखिए। और लास्ट में क्वेश्चन बनता है कौन सी एविडेंस की धारा पक्षकारों को समझौते के लिए प्रेरित करती है, समझौता कर सकते हैं सिविल मामलों में, कौन सी धारा है? 23 मारना है। इस प्रकार 23 भी समाप्त हो गई। अब आपको जो लास्ट में एडमिशन में देखना है वह हमें पढ़ना है एडमिशन का इफेक्ट या स्वीकृति का प्रभाव। यानी कि स्वीकृति प्री में भी पूछी जाती है। यानी कि यह क्वेश्चन लगातार प्री में भी पूछा जाता है, मेंस में भी पूछा जाता है। अच्छे से इसको तैयार रखिएगा। आइए एडमिशन का इफेक्ट क्या होगा, अर्थात स्वीकृति का प्रभाव क्या होगा। यानी कि स्वीकृति का प्रभाव बताइए। ये क्वेश्चन इफेक्ट बताइए या स्वीकृति का साक्ष्य में महत्व बताइए, इम्पॉर्टेंट क्या है, या स्वीकृति का एडमिशन का एविडेंशियल वैल्यू बताइए, साक्ष्यिक मूल्य बताइए, साक्ष्यिक मूल्य बताइए, ये भी पूछा जाता है। यानी कि आप एडमिशन का एविडेंशियल वैल्यू या साक्ष्यिक मूल्य बताइए। या अगला दे देता है आपका स्वीकृति किस रूप में प्रवर्तित होगी, स्वीकृति किस रूप में प्रवर्तित होगी, स्वीकृति किस रूप में प्रवर्तित होगी, अर्थात किस रूप में साक्ष्य में लागू हो। जब भी ये क्वेश्चन बने साक्ष्य का प्रभाव माने एडमिशन का साक्ष्य में प्रभाव, साक्ष्यिक मूल्य या किस रूप में एडमिशन एविडेंस में इन्फोर्स करेगा, प्रवर्तित होगा, तो आपका इस बात का उल्लेख साक्ष्य अधिनियम की धारा 31 में किया गया। यानी कि एडमिशन का क्या प्रभाव होगा, क्या इफेक्ट होगा, इस बात का उल्लेख साक्ष्य अधिनियम की धारा 31 में किया गया। आइए पहले 31 का बेयर एक्ट देखा जाए और तब आपको अन्य चीज़ें बताई जाएंगी। बेयर एक्ट स्पष्ट बताता है कि स्वीकृतियाँ निश्चायक सबूत नहीं हैं किंतु विबंध कर सकती हैं। यानी कि जो एडमिशन है, आपका हेडिंग देखिए, एडमिशन निश्चायक सबूत, निश्चायक सबूत होता है कि नहीं, निश्चायक सबूत नहीं होता। तो किस रूप में आपका प्रवर्तित हो सकता है, तो आगे बताया गया है विबंध के रूप में या स्टापेल के रूप में इसे प्रवर्तित कराया जा सकता है। यानी कि प्रवर्तित का मतलब इसको लागू कराया जा सकता है। बेरेक देखिए, स्वीकृतियाँ स्वीकृत विषयों का निश्चायक सबूत नहीं होती। यानी कि जिस विषय के बारे में एडमिशन किया गया है उस विषय के बारे में कंक्लूसिव प्रूफ या निश्चायक सबूत एडमिशन नहीं होता। तो आखिर किंतु तस्मिन पश्चात यानी कि इसके बाद अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए विबंध के रूप में प्रवर्तित हो सकेंगी। यानी कि किस रूप में प्रवर्तित होंगी, स्टापेल के रूप में अर्थात विबंध के रूप में। अर्थात जब भी
आपका फिर एक बार देखिए, स्वीकृतियों का साक्षिक मूल्य कहाँ बताया गया है? 31 में। क्या स्वीकृतियाँ कंक्लूसिव प्रूफ हैं? तो आपका जवाब रहेगा नहीं। अब कंक्लूसिव प्रूफ के लिए स्वीकृति के प्रभाव के लिए देखिए, एविडेंस की धारा 4 पढ़ेंगे, फिर 41, 112 और 113, यानी कि निश्चायक सबूत के लिए एविडेंस की धारा 4 पढ़ेंगे और फिर 41, 112, 113 और निबंध के लिए धारा 115, धारा 116 और धारा 117। आइए धारा 4 यानी कि कम से कम आपका प्रभाव जब पढ़िए तो इतनी धाराओं को अच्छे से तैयार करके पढ़ना है। देखिए आपका पहला नियम बताया जाएगा ये वाला, एडमिशन या स्वीकृतियां निश्चायक सबूत नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि निश्चायक सबूत की परिभाषा, अकाट्य तर्क की परिभाषा, निर्विवाद प्रमाण की परिभाषा, कंक्लूसिव प्रूफ की परिभाषा एविडेंस की धारा 4 में दी गई है, 4 में, जिसमें ये बताया गया है कि अगर एक तथ्य को दूसरे तथ्य का कंक्लूसिव प्रूफ घोषित किया गया है, ऐसी दशा में न्यायालय एक तथ्य के साबित हो जाने पर दूसरे तथ्य को स्वीकार करेगा, अर्थात साबित मानेगा और उसे ना साबित करने का मौका नहीं देगा। इसका मतलब ये हुआ कि निश्चायक सबूत में जब एक बार न्यायालय अनुमान लगा ले, प्रिज्यूम कर ले, उपधारणा कर ले, तो ऐसी दशा में उस उपधारणा का खंडन करने का मौका किसी को नहीं दिया जाए। एविडेंस की धारा 41, 112 और 113 यानी कि 41, 112 और 113 केवल 3 धाराओं में निश्चायक सबूत का वर्णन किया गया। इसको अच्छे से याद रखना है। पिछली बार यूपी जे में ये क्वेश्चन प्री में आया था कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कंक्लूसिव प्रूफ या निश्चायक सबूत किन किन धाराओं में वर्णित हैं। तो आपका जवाब रहेगा 41, 112 और 113, उपर्युक्त सभी धाराओं। अब चूंकि स्वीकृतियां निश्चायक सबूत नहीं होती, इसका मतलब ये हुआ कि स्वीकृतियों का खंडन किया जा सकता है, यानी कि ये अकाट्य नहीं होती, अर्थात स्वीकृतिकर्ता या उसका हित प्रतिनिधि न्यायालय में यह कह सकता है कि हजूर मुझसे एडमिशन करा लिया गया, धोखा देकर करा लिया गया, यानी कि कपट कर दिया गया, या मुझे धमकी देकर एडमिशन करा लिया गया, या कह सकता है ये भी बात कि ये जो मैं एडमिशन किया हूँ इनमें मिस्टेक या भूलवश हो गया इत्यादि। अर्थात अगर कोई पक्षकार एडमिशन किया है तो ऐसी दशा में वह उस एडमिशन से मुकर सकता है, उसे गलत साबित कर सकता है, क्योंकि एडमिशन कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। ये कह सकता है कि ये एडमिशन या स्वीकृति सही नहीं। तो जब कंक्लूसिव प्रूफ एडमिशन नहीं है तो किस रूप में इन्फोर्स होगा? तो कानून कहता है, बेयर एक्ट कहता है, स्टापेल के रूप में इन्फोर्स होगा, अर्थात
विबंध के रूप में। अब आपको स्टापेल या विबंध के बारे में समझना है, क्योंकि एडमिशन का इफेक्ट आपका होगा स्टापेल। आइए देखा जाए विबंध के रूप में कैसे प्रवर्तित होगा। जब स्वीकृति को न्यायालय में साबित कर दिया जाए और स्वीकृति को न्यायालय में साबित कर दिया जाए, ऐसी दशा में अब जो व्यक्ति स्वीकृति किया है उस स्वीकृति से उसे मुकरने से, पलटने से या दो मुही बातें करने से रोक दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति एडमिशन किया है और बाद में वह मुकरना चाहता है तो उसे मुकरने से, अपनी बातों से मुकरने से रोक दिया जाएगा। अभी उदाहरण मैं बताऊंगा, पहले नियम हो जाए। विबंध को कहीं परिभाषित नहीं किया गया है, तो विबंध या स्टापेल होता क्या है आपको ये समझना है। स्टापेल का मतलब ये हुआ कि जब एक व्यक्ति एक समय पर कोई बात किया है या कोई कार्य किया है, तो बाद में दूसरे समय पर उसे उन बातों से मुकरने नहीं दिया जाए, यानी कि वह बाद में अपनी बातों से मुकर नहीं सकता, अर्थात बाद में उसे अपनी बातों से मुकरने नहीं दिया जाए। यही आपका स्टापेल होता है। विबंध का मतलब ये हुआ विबंधित कर देना, मुख को बंद कर देना, दो मुही बातें कहने से रोक देना, अर्थात कोई व्यक्ति एक ही बार में कोल्ड कॉफ़ी और वार्म कॉफ़ी नहीं पी सकता, यानी कि या तो ठंडा कॉफ़ी पियो या गर्म कॉफ़ी। अगर दोनों एक साथ पिएगा तो अपच कर देगा। उसी प्रकार कानून पक्षकारों को दो मुही बातें करने से रोकता है। अब समस्या ये आई कि कब स्वीकृति, आपका ये क्वेश्चन इंटरव्यू के लिए है, कब स्वीकृति निश्चायक साक्ष्य होती या कब एडमिशन निश्चायक या कंक्लूसिव प्रूफ होता है। बस एक लाइन याद रखिएगा, अगर स्वीकृति के आधार पर कोई दूसरा पक्षकार अपनी हैसियत में परिवर्तन कर चुका है, वहाँ एडमिशन विबंध के रूप में प्रवर्तित होगी, और जब विबंध का रूप धारण कर लेती हैं उसके बाद वह अकाट्य हो जाएगी, यानी कि निश्चायक हो जाएगी। अब एक उदाहरण द्वारा इसको समझाया जाए तो दो उदाहरण देखिए, जिसमें एक में आप क्या कह सकते हैं, स्वीकृति निश्चायक सबूत नहीं होती, ये बताया जाए, और दूसरे उदाहरण में स्वीकृति स्टापेल के रूप में प्रवर्तित होती है, ये बताया जाए, और तीसरा उदाहरण कि कब एडमिशन आपका कंक्लूसिव प्रूफ हो जाता है। उदाहरण 3 आपको अच्छे से देखना है, तीनों उदाहरणों को देखिए। आपका आइए, ए ने अपने लेखा पुस्तिका में अकाउंट में ये लिखा कि मैं बी को बी से 5,000 रुपया उधार लिया, यानी कि ए ने अपनी अकाउंट में, लेखा पुस्तिका में या रजिस्टर में इस बात का वर्णन किया है कि मैं बी से
5,000 रुपया उधार लिया। अब ए पैसा नहीं दे रहा है, बी 5,000 के लिए मुकदमा किया। तत्पश्चात ए कह रहा है कि मैं पैसा नहीं लिया हूँ। अब ए ने अपनी लेखा पुस्तिका में जो बातें कही थी कि मैं बी से 5,000 रुपया उधार लिया हूँ, यह ए के खिलाफ बी द्वारा एडमिशन के रूप में साक्ष्य में प्रस्तुत किया जाएगा, यानी कि साक्ष्य में प्रस्तुत किया जाएगा। अब निश्चायक सबूत नहीं है स्वीकृति, यानी कि ए अपनी बातों से मुकर सकता है कि ये 5,000 हम भूल से लिख दिए, जबरदस्ती लिखवा दिया गया इत्यादि, यानी कि ए चाहे तो इस बात का खंडन कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि आपका स्वीकृतियाँ निश्चायक या अकाट्य तर्क नहीं हो। अब दूसरा देखा जाए तो किस रूप में प्रवर्तित होगी? स्टापेल के रूप में। अब देखिए, इसी उदाहरण को आगे बढ़ाया जाए। यदि ए ने अपने बही खाते में लिखा कि मैं बी को 5,000 रुपया उधार दिया हूँ और बाद में ये इससे मुकरना चाहता है, तो कानून ए के मुख को बंद कर देगा, अर्थात ए को विबंधित कर देगा, मुकरने से रोक देगा। अर्थात इसी को कहा जाता है कि स्वीकृतियाँ किस रूप में इन्फोर्स हो रही हैं, स्टापेल या विबंध के रूप में, यानी कि ए को मुकरने से रोक दिया जाएगा। अब समस्या ये आई, अंतिम समस्या, कि कब एडमिशन कंक्लूसिव प्रूफ होगा, अर्थात कब स्वीकृति निश्चायक सबूत होगा। तो सतर्क ये रहना है कि अगर स्वीकृति के आधार पर कोई पक्षकार अपनी हैसियत में परिवर्तन ला दिया है, तो ऐसी स्वीकृति आपका अब स्टापेल का रूप ले लेगी और हैसियत में परिवर्तन के बाद वह कह सकते हैं कि निश्चायक सबूत हो जाएगी। लास्ट में उदाहरण इस पर देखिए आप। लास्ट उदाहरण आपका, ए ने बी से वादा किया कि मैं तुम्हें 5,001 रुपया चंदा दूंगा, यानी कि ए ने वादा किया बी से कि हे बी, तुम मस्जिद बनाना और मैं मस्जिद बनाना और मैं तुम्हें 5,000 रुपया चंदा दूंगा। बी ने अपनी ओर से कोई वादा नहीं किया कि मैं मस्जिद बनाऊंगा कि नहीं बनाऊंगा। तो ऐसी दशा में अब ए ने वादा किया है, बी ने नहीं वादा किया है। अब ए के वादे पर बी को कुछ कार्य करना है, तो जब तक भी मस्जिद निर्माण की दिशा में कोई कार्य न करे, तब तक ए अपने वादे से मुकर सकता है। लेकिन जैसे ही बी ने मस्जिद निर्माण की दिशा में कार्य शुरू कर दिया, अब यह जो ए का वचन था कि मैं तुम्हें 5,001 रुपया दूंगा, अब ए अपने वचन से बाध्य हो जाएगा, यानी कि मुकरने से रोक दिया जाएगा, अर्थात ए को अब विबंधित कर दिया जाएगा। और जैसे ही ए विबंधित हो गया और ए के वचन के आधार पर बी ने मस्जिद निर्माण की दिशा में कोई कार्य प्रारंभ कर दिया, अब ए द्वारा यह एडमिशन की मैं 5,001 रुपया बी को दूंगा मस्जिद बनाने के लिए, अब ये निश्चायक सबूत
या कंक्लूसिव प्रूफ में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन सामान्यतः एडमिशन स्टॉपेज के रूप में प्रवर्तित होता है। कंक्लूसिव प्रूफ कब होगा? जब दूसरा पक्षकार माने कथन के आधार पर अपनी हैसियत में चेंजिंग ला दिया। तो इस प्रकार आपको बताया गया। धन्यवाद।